दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। भारतीय सिनेमा का इतिहास सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के अटूट पैशन और डिटर्मिनेशन की दास्तान भी है जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं गुंडीराज गोविंद फाल्के की, जिन्हें दुनिया आज दादा साहब फाल्के के नाम से याद करती है। ये वो विजनरी थे जिन्होंने भारत में मनोरंजन की उस नींव को रखा जिस पर आज बॉलीवुड और इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का विशाल अंपायर खड़ा है। आज दादा साहब की पुण्यतिथि है और ये वीडियो हमारा ट्रिब्यूट है उस महान आत्मा के लिए। 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के त्रियंबक में पैदा हुए दादा साहब बचपन से ही क्रिएटिव आर्ट्स के लिए उनके मन में एक आकर्षण था। अपनी इस क्रिएटिव अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इस प्यास को बुझाने के लिए 1885 में बॉम्बे के फेमस सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में उन्होंने एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर और लिथोग्राफी जैसी विद्याओं में, आर्ट्स में महारत हासिल की। उनकी पर्सनैलिटी में एक अनोखा आकर्षण था। वो पेंटिंग और थिएटर सेट डिजाइनिंग के साथ साथ जादू के खेल दिखाने में भी माहिर थे। दादा साहब की क्रिएटिविटी को असल दिशा तब मिली जब उन्होंने महान चित्रकार राजा रवि वर्मा के साथ काम करना शुरू किया। राजा रवि वर्मा के हिंदू देवी देवताओं के चित्रों ने फाल्के के मन पर एक गहरी छाप छोड़ी, जो बाद में उनकी मैथोलॉजिकल फिल्म्स में साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्रिसमस के अगले दिन सन 1910 यानी 1910 में आया, जब वो गिरगांव के अमेरिका इंडिया थिएटर में एक फिल्म देख रहे थे जिसका नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। पर्दे पे चलती फिरती ईसा मसीह की तस्वीरों को देखकर दादा साहब फाल्के मंत्रमुग्ध हो गए। जहां दूसरे लोग सिर्फ इसे मनोरंजन समझ रहे थे, वहीं फाल्के के दिमाग में एक क्रांतिकारी सोच पैदा हो रही थी। उन्होंने मन ही में सोचा कि क्या हम पर्दे पर भगवान राम, कृष्ण और उनकी लीलाओं को नहीं देख सकते? क्या भारतीय अपनी गौरवशाली कहानियों को अपने तौर पर नहीं बना सकते? उस एक फिल्म ने फाल्के को मूवी मेकिंग के लिए पागल बना दिया। फिर उन्होंने अगले 2 महीने दिन रात हर वो फिल्म देखी जो बॉम्बे में उस वक्त अवेलेबल थी। वो स्क्रीन के पास जाकर प्रोजेक्शन की बारीकियों को समझने की कोशिश करते और ये जानने की कोशिश करते कि ये तस्वीरें आखिर चलती कैसे हैं। फिल्म बनाने का जुनून इस कदर बढ़ा कि फाल्के ने अपनी आंखों की रोशनी तक दांव पे लगा दी। वो दिन भर केमिकल्स और लेंसेज के साथ प्रयोग करते और रात भर फिल्मों की पढ़ाई करते, जिससे उनकी आंखों में एक गंभीर इन्फेक्शन पैदा हो गया। उनकी आंखों में यह गंभीर इन्फेक्शन पैदा हो, कुछ समय के लिए उन्हें धुंधला दिखाई देने लगा, लेकिन फिर भी फाल्के का हौसला नहीं टूटा। 1912 में वो फिल्म निर्माण की, फिल्म प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने के लिए लंदन चले गए। उनके अपने पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वहां देर तक, लंबे समय तक रुक सके। इसलिए उन्होंने महज कुछ हफ्तों में वो सब कुछ सीखा जिसके लिए सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती। वहां के मशहूर फिल्म मेकर सिसिल हेपवर्थ उनके जुनून को देखकर दंग रह गए। फाल्के वहां से एक विलियमसन कैमरा और ढेर सारा रॉ स्टॉक फिल्म लेकर भारत वापस लौटे। भारत लौटकर फिर असल संघर्ष शुरू हुआ। फिल्म बनाने के लिए उन्हें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, लेकिन लोग उन्हें पागल समझने लगे थे।
उस दौर में फिल्म बनाना एक अनजाना और जोखिम भरा काम था। इन्वेस्टमेंट जुटाने के लिए फाल्के ने अपनी पूरी जमा पूंजी झोंक दी। जब पैसे कम पड़े तो उन्होंने पत्नी सरस्वती बाई फाल्के ने अपने गहने, कीमती बर्तन और यहाँ तक कि घर का सामान तक गिरवी रखने की अनुमति दे दी। सरस्वती बाई भारतीय सिनेमा की अनसंग हीरोइन है। उन्होंने न सिर्फ घर संभाला बल्कि केमिकल्स के साथ फिल्म की रील धोने, एक्टर्स के कपड़े सिलने और पूरी यूनिट के लिए खाना बनाने तक का काम किया। राजा हरीशचंद्र के प्रोडक्शन की तकनीकी चुनौतियां और सेटिंग्स, दादा साहब फाल्के न केवल एक अच्छे निर्देशक थे बल्कि एक मास्टर टेक्नीशियन भी थे। 1913 में जब भारत में इलेक्ट्रिसिटी की भारी किल्लत थी, तब उन्होंने विलियमसन कैमरे का इस्तेमाल किया जो हैंड क्रैंक्ड था। इसका मतलब था कि फिल्म की रील को एक हाथ से एक निश्चित गति, एक तय स्पीड के साथ 16 फ्रेम्स पर सेकेंड पर घुमाना पड़ता था। अगर ये स्पीड थोड़ी भी कम या ज्यादा हो जाएगी तो पर्दे पर तस्वीरें अजीब लगने लगती। फाल्के ने शूटिंग के लिए आर्टिफिशियल लाइट्स के बजाय नेचुरल सनलाइट का सहारा लिया। उन्होंने दादर के अपने बंगले के बाहर एक ओपन एयर स्टूडियो बनाया जहां उन्होंने सूरज की रोशनी को कंट्रोल करने के लिए सफेद कपड़ों और रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया। फिल्म की एक्सपोजिंग और प्रोसेसिंग दादा साहब फाल्के ने खुद अपने हाथों से की। चूंकि उस वक्त तक कोई भी फिल्म लैब नहीं थी, उन्होंने अपने घर के किचन को ही डार्क रूम बना दिया था। रील को साफ करने और उसे डेवलप करने के लिए वो घंटों तक जहरीले केमिकल्स के बीच रहते। राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग के दौरान उन्होंने डबल एक्सपोजर जैसी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया ताकि पर्दे पर चमत्कार या देवताओं का प्रकट होना दिखाया जा सके। उन्होंने एक एक फ्रेम को खुद एडिट किया और रील को कैंची से काटकर गोंद से जोड़ा। फिल्म निर्माण किसी महायुद्ध से कम नहीं था। सबसे बड़ी समस्या कलाकारों की थी। अभिनय को उस समय समाज में बहुत ही नीचे दृष्टि से देखा जाता था। जब फाल्के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा के किरदार के लिए किसी महिला को ढूंढ रहे थे तो उन्हें कोई शरीफ औरत तो दूर, कोई नाचने गाने वाली भी नहीं मिली। हार मानकर दादा साहब फाल्के ने रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले सालुंके को तारा के किरदार के लिए चुना। क्योंकि सालुंके की शारीरिक बनावट और चेहरे के हाव भाव महिलाओं जैसे थे। दादा साहब ने खुद हर सीन को कोरियोग्राफ किया, कैमरा चलाया और एडिटिंग की। 3 मई 1913 को जब राजा हरिश्चंद्र मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में रिलीज हुई तो इस फिल्म ने इतिहास रच दिया। यह भारत की पहली स्वदेशी फीचर फिल्म थी जिसने भारतीय दर्शकों को जादू की तरह सम्मोहित कर दिया। इसके बाद उन्होंने भस्मासुर मोहिनी बनाई जिसमें उन्होंने पहली बार एक महिला कलाकार को पर्दे पर पेश करने का साहस किया। फिर उन्होंने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की और लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म और शकुंतला जैसी यादगार फिल्में बनाई। दादा साहब फाल्के अपनी फिल्मों में ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स और ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते थे जिसे देखकर उस वक्त के लोग दंग रह जाते थे। वो एक फिल्म निर्देशक ही नहीं बल्कि एक लेखक, संपादक, टेक्नीशियन और यहां तक के वितरक भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर भी थे। उन्होंने अकेले दम पर एक पूरी इंडस्ट्री को खड़ा किया जिसने आगे चलकर करोड़ों लोगों को रोजगार दिया और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की सांस्कृतिक पहचान बनाई। मगर अफसोस यह है कि जिस सिनेमा की दुनिया को उन्होंने रोशन किया उसके जनक का अंत बड़ा दुखद रहा। 1930 के दशक में जब सिनेमा में आवाज आई तो फाल्के की साइलेंट फिल्मों का दौर फीका पड़ने लगा। नई टेक्निक और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के बीच वो खुद को अकेला महसूस करने लगे। 16 फरवरी 1944 को नासिक में उन्होंने गुमनामी और बीमारी के बीच आखिरी सांस ली।
हालांकि उनका जलाया हुआ वो दीपक आज बॉलीवुड के रूप में पूरी दुनिया में जगमगा रहा है। दादा साहब फाल्के का योगदान जो है उसको सम्मान देते हुए सिनेमा में दादा साहब फाल्के का जो कंट्रीब्यूशन था उसको सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की, जो आज इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। दादा साहब फाल्के सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक इंस्टीट्यूशन थे। आज की रंगीन फिल्में, सुरीले गाने और ग्रैंडर और कहानियां उनके उस संघर्षों की फसल हैं जो उन्होंने बड़ी मुश्किलों से पार की। दादा साहब फाल्के ने ज्योग्राफिकल सीमाओं को तोड़कर हिंदुस्तान की कहानियों को वो उसमें पोटेंशियल दी कि आज वो कहानियां इंटरनेशनल मंच पर नाम कमा रही हैं। और इसी का नतीजा है कि आज दुनिया के कोने कोने में इंडियन सिनेमा का डंका बज रहा है। जब भी कैमरा रोल होता है और स्क्रीन पर रोशनी चमकती है, दादा साहब फाल्के की विरासत फिर से जिंदा हो जाती है। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर